स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल राजा भुज ITI पे। दोस्तों ये पेपर डीसी मोटर, टॉपिक का नाम है डीसी मोटर, और इसमें से मैं आपको 25 क्वेश्चन करा दूंगा। आप यदि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या ITI की तैयारी कर रहे हो, कोई भी टेक्निकल से रिलेटेड तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए 25 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप 25 क्वेश्चन यदि अटेंड करेंगे तो ज़रूर आपको कुछ न कुछ क्वेश्चन नए सीखने को ज़रूर मिलेंगे। मैं आपको आंसर सहित बताऊंगा, ऑप्शन 4 मिलेंगे आपको, और क्वेश्चन का सलूशन कैसे आया वो भी मैं डिस्कशन कर दूंगा। आप लोग यदि चैनल पे नए हो, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मैं आपको अपने चैनल पे वैकेंसी से रिलेटेड, अप्रेंटिस से रिलेटेड और टेक्निकल के जितने भी क्वेश्चन आते हैं ITI के, वो अपडेट कराता रहता हूँ। आपके नॉन टेक की भी तैयारी हो रही साथ साथ, जैसे GK हो गया और कंप्यूटर हो गया, तो आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलिए आते हैं आज जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर हमारा आज का क्वेश्चन ये है, डीसी मोटर का प्रारंभिक प्रतिरोध आमतौर पर कितना होता है। दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए जो डीसी मोटर होता है उसका स्टार्टिंग प्रतिरोध कितना होता है। तो डीसी मोटर का जो स्टार्टिंग प्रतिरोध होता है तो बहुत कम होता है, यानी इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, बहुत कम। ठीक। अगला जैसे प्रश्न दिया गया है कि डीसी मोटर के चालकों के घूमने की दिशा निर्धारित की जाती है। सबको मालूम होना चाहिए दोस्तों कि जो डीसी मोटर होती है उसके जो चालक होते हैं कंडक्टर, कंडक्टर घूमने की दिशा हम लोग कैसे निर्धारित करते हैं। ऑप्शन ए दिया एम्पियर का नियम, ऑप्शन बी दिया फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ऑप्शन सी दिया फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ऑप्शन डी दिया लेंज का नियम। तो इसमें से फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम राइट आंसर होगा, बी नंबर। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के माध्यम से हम लोग जो डीसी मोटर होता है उसके घूमने की दिशा को ज्ञात करते हैं। यदि जनरेटर होता तो यहाँ पे इसका राइट आंसर सी नंबर होता। जनरेटर पे फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के माध्यम से हम लोग ज्ञात करते हैं, और मोटर पे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से करते हैं। सबको मालूम होगा जो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल होता है तो उसमें से जो कंडक्टर होता है और अंगूठा होता है, फोर फिंगर होती है, मिडिल फिंगर। फोर फिंगर यही बताता है आपका जो चालक है तो कैसे गति कर रहा है। ये फर्स्ट फिंगर ये बताती है आपका चुंबकीय क्षेत्र कैसे कट रहा था, मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन रहा है। और जो आपकी मिडिल फिंगर है ये बताती है आपका धारा कैसे फ्लो हो रहा है। ये होता है लेफ्ट हैंड रूल पे। यदि राइट हैंड रूल होता दोस्तों तो राइट हैंड रूल पे क्या होता है, अंगूठा आपके मोशन ही दर्शाता है, ये फ्लक्स कटने की दिशा बताता है। जो हमारी मिडिल फिंगर होती है ये होते बताता है ईएमएफ, ईएमएफ कैसे उत्पन्न हो रहा है। तो ये राइट हैंड रूल हो गया। जो राइट हैंड रूल होता है जनरेटर पे यूज करते हैं, और जो लेफ्ट हैंड रूल होता है दोस्तों वो होता है मोटर के लिए। करेक्ट आंसर इसका भी होगा बी नंबर, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अगला जैसे प्रश्न दिया गया है, प्रश्न नंबर है तीसरा नंबर। दोस्तों ये टेक्निकल से रिलेटेड क्वेश्चन है। जितने भी आपके टेक्निकल से रिलेटेड डाउट क्वेश्चन होंगे मैं डेली करा देता हूँ। आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अगला क्वेश्चन है, एक डीसी धारा डीसी मोटर में एक दिशिक बलाघूर्ण डैश डैश की सहायता से उत्पादित करता है। अब यहाँ पे दिया गया है कि डीसी धारा डीसी मोटर में जो एक दिशिक टार्क है, बलाघूर्ण का मतलब होता है टॉर्क। ठीक, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ टार्क की बात किया है। ये कैसे हटेगा, यहाँ पे टार्क की बात किया है दोस्तों। तो टार्क के लिए जो होगा तो ये होगा ब्रश और स्लिप बल की सहायता से उत्पादित होते हैं। यहाँ इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा डी नंबर, स्लिप बल है, कम्यूटेटर के माध्यम से टार्क उत्पादित होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, किसी इलेक्ट्रिक मोटर के पोल फेस और आर्मेचर के बीच का वायु अंतराल कम से कम क्यों रखा जाता है। सबको मालूम होगा जो आर्मेचर होता है और पोल फेस होते हैं, पोल फेस दोनों के बीच में बहुत कम डिफरेंस क्यों रखते हैं, बहुत
कम अंतर क्यों रखते हैं? तो सबको मालूम होना चाहिए प्रबल चुंबकीय क्षेत्र पाने के लिए। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर करेक्ट। प्रबल चुंबकीय मजबूत चुंबकीय क्षेत्र पाने के लिए ही हम लोग स्टेटर और रोटर के बीच एयर गैप बहुत कम रखते हैं, यानी सटा के ही रखता है एयर आर्मेचर और रोटर के बीच, ताकि घूमे टच बस ना हो। अगला प्रश्न जैसे दिया गया 5 नंबर प्रश्न है, एक डीसी मोटर की घूमने की दिशा कैसे बदली जा सकती है? दोस्तों यहाँ पे जो डीसी मोटर की घूमने की दिशा है पूछा है, कैसे हम बदल सकते हैं, बदली जा सकती है। सबको मालूम होना चाहिए जो डीसी मोटर होती है, हम लोग पहला काम ये कर सकते हैं, पहला काम तो ये है कि आर्मेचर के सिरे, जो हमारा आर्मेचर का पॉइंट है टर्मिनल का, उसको बदल दें, या उसके अलावा जो फील्ड का सप्लाई दी गई है हम उसका कनेक्शन बदल दें। दो में से एक का ही बदलना है। यदि आप आर्मेचर का टर्मिनल कनेक्शन बदले हो तो फील्ड का मत बदलो, यदि आप फील्ड का कनेक्शन बदले हो तो आर्मेचर के टर्मिनल का कनेक्शन मत बदलो। यानी आप ए करो वो सॉरी बी करोगे या तो सी करोगे। इसका राइट आंसर डी नंबर होगा। या आप आर्मेचर के सिरे के टर्मिनल बदलोगे या क्षेत्र के सिरे के। अगला प्रश्न दिया है, डीसी मोटर का विरोधी विद्युत वाहक बल। विरोधी विद्युत वाहक बल यही होता है बैक ईएमएफ। ठीक, तो बैक ईएमएफ जो होता है ये होता है ऊर्जा रूपांतरण में मदद करता है। राइट आंसर बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। यानी जो बैक ईएमएफ होता है, बैक ईएमएफ ऊर्जा रूपांतरण में हेल्प करता है। अगला प्रश्न दिया गया है, डीसी मोटर में बैक ईएमएफ की अवधारणा किस पर आधारित है? दोस्तों जो डीसी मोटर होती है, डीसी मोटर में आपने सुने होंगे बैक ईएमएफ। ठीक, बैक ईएमएफ को हम लोग ईबी से प्रदर्शित करते हैं। और जो बैक ईएमएफ होती है किस अवधारणा से लागू आधारित है? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर लेंज का नियम। दोस्तों जो बैक ईएमएफ होते हैं लेंज के नियम की अवधारणा से लागू होती है। अगला प्रश्न है 8 नंबर, यदि किसी डीसी मोटर का बैक ईएमएफ अचानक समाप्त हो जाए तो क्या होगा? सबको मालूम होना चाहिए कि यदि डीसी मोटर का बैक ईएमएफ समाप्त हो जाता है तो हमारा क्या होगा, आर्मेचर जल जाएगा। राइट आंसर सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला जैसे प्रश्न दिया गया है, डीसी मोटर का टार्क किसके सीधे समानुपाती होता है? दोस्तों जो डीसी मोटर होता है उसका जो टार्क होता है, तो टार्क फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर करंट के सीधे समानुपात होते हैं। फील्ड फ्लक्स तथा आर्मेचर करंट, टार्क की बात कर रहा है, टार्क फील्ड फ्लक्स, टार्क जो होता है फील्ड फ्लक्स के समानुपाती और आर्मेचर करंट के समानुपाती होता है टार्क टी। फ्लक्स का मान बढ़ाएंगे तो स्पीड घटती है और टार्क बढ़ता है। उसी तरह करंट का मान बढ़ाएंगे तो फ्लक्स बढ़ेगा, जब फ्लक्स बढ़ेगा तो स्पीड घटेगी और टार्क बढ़ेगा। इसका राइट आंसर यही होगा, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला जैसे प्रश्न दिया गया 10वां नंबर प्रश्न है, फील्ड फ्लक्स कम हो जाने पर डीसी मोटर की स्पीड। दोस्तों जो फील्ड फ्लक्स होता है, तो फील्ड फ्लक्स कम हो जाने पर जो डीसी मोटर की चाल होती है, फ्लक्स घटने पर स्पीड बढ़ती है। सबको मालूम होना चाहिए फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होता है स्पीड। फ्लक्स घटा तो स्पीड हमारी बढ़ेगी, नंबर ऑफ स्पीड, यानी फ्लक्स बराबर होता है 1/n। ठीक, अगला प्रश्न दिया गया, डीसी मोटर की आर्मेचर द्वारा विकसित यांत्रिक शक्ति किसके बराबर होती है? जो डीसी मोटर की आर्मेचर द्वारा विकसित यांत्रिक शक्ति होती है वो होती है आर्मेचर धारा इंटू बैक ईएमएफ। राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। आर्मेचर धारा और बैक ईएमएफ के शक्ति के बराबर होती है। अगला जैसे प्रश्न दिया गया है 12वां नंबर प्रश्न है, डीसी मोटर द्वारा उत्पन्न यांत्रिक शक्ति अधिकतम कब होती है? दोस्तों जो डीसी मोटर होती है, डीसी मोटर द्वारा उत्पन्न जो यांत्रिक शक्ति होती है, तो अधिकतम बोल रहा है, अधिकतम कब होती है? जब हमारा बैक ईएमएफ आधा हो जाता है। बैक ईएमएफ में प्रयुक्त वोल्टता
आधा होने पर यांत्रिक शक्ति मैक्सिमम या अधिकतम हो जाती है। अगला प्रश्न दिया है, बिना लोड के डीसी सीरीज वाले मोटर को नहीं चलाना चाहिए क्योंकि। दोस्तों जो बिना लोड के डीसी सीरीज वाले मोटर होते हैं उसको क्यों नहीं चलाना चाहिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इसकी गति खतरनाक सीमा तक बढ़ जाती है। यदि आप बिना लोड के डीसी सीरीज मोटर को चालू करते हो या चलाते हो तो इसकी जो गति होती है बहुत खतरनाक सीमा तक, बहुत स्पीड, उच्च स्पीड पर बढ़ जाएगी। अगला जैसे प्रश्न दिया गया है 14 नंबर है, कर्षण। कर्षण का मतलब होता है ट्रैक्शन। ट्रैक्शन कार के लिए किस प्रकार का मोटर उपयोग करते हैं? तो दोस्तों जो ट्रैक्शन कार के लिए होता है वो होता है श्रेणी मोटर। ट्रैक्शन यानी ट्रेनों में जो कार्य करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस मोटर की शून्य भार चाल उच्चतम होती है? ऐसा कौन सा मोटर है जिसकी शून्य भार चाल उच्चतम होती है? इसका राइट आंसर होगा श्रेणी मोटर। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, श्रेणी मोटर। श्रेणी मोटर की जो शून्य भार पर चाल हाई हो जाती है, यानी बिना लोड के भी मोटर की स्पीड बहुत उच्च हो जाती है। 16 नंबर प्रश्न ये दिया गया है, एक डीसी शंट मोटर की टार्क और आर्मेचर करंट की विशेषता कैसी होती है? जो डीसी शंट मोटर की टार्क और जो आर्मेचर करंट की विशेषता बोला गया है तो रैखिक होते हैं। टार्क की बात कर रहा है, टार्क और आर्मेचर करंट, जो आर्मेचर करंट और जो टार्क के बीच जो विशेषता होती है रैखिक होती है, यानी लीनियर होती है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, नेक्स्ट प्रश्न यह है, यदि कोई डीसी शंट मोटर हल्के भार पर चल रही हो तथा फील्ड वाइंडिंग खुल जाए तो क्या होगा? डीसी शंट मोटर हल्के लोड पर चल रही है, यदि उसकी फील्ड वाइंडिंग ओपन हो जाती है तो उस टाइम पे यही होगा कि मोटर की गति बहुत अधिक हो जाएगी। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, मोटर की गति यानी स्पीड ज़्यादा हो जाती है। अगला प्रश्न दिया गया है 18वां नंबर प्रश्न ये है, डीसी शंट मोटर का उपयोग आमतौर पर कहाँ किया जाता है? दोस्तों जो डीसी शंट मोटर होती है तो उसका उपयोग आमतौर पर खराद, जो खराद की मशीनें होती वहाँ पे करते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग डीसी मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो इसमें से वो गति कंट्रोल करने के लिए जो डीसी मोटर होती है तो थायरिस्टर का उपयोग करके करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, बर्ड लियोनार्ड नियंत्रण मूल रूप से एक नियंत्रण विधि है। दोस्तों जो बर्ड लियोनार्ड नियंत्रण मूल रूप से एक नियंत्रण विधि है तो इसका राइट आंसर होगा आर्मेचर वोल्टेज। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 21वां नंबर, निम्नलिखित में कौन से हॉपकिन टेस्ट के लिए वैकल्पिक शब्द नहीं है? दोस्तों जो हॉपकिन टेस्ट होता है उसके लिए जो वैकल्पिक शब्द नहीं है इसका राइट आंसर होगा ब्रेक टेस्ट। अगला प्रश्न है, एक 220 वोल्ट डीसी मोटर में शंट फील्ड प्रतिरोध 440 ओम है, लोड धारा का मान 10 एम्पियर है, आर्मेचर धारा का मान ज्ञात कीजिए। इसका राइट आंसर होगा 22 नंबर के 9.5 एम्पियर। अगला प्रश्न दिया गया है 23 नंबर 23 है, डीसी मशीन में डमी कुंडलियां क्यों प्रयोग की जाती हैं? दोस्तों जो डीसी मशीन होती है उसमें जो डमी कुंडली होती है वो होती है आर्मेचर का यांत्रिक संतुलन बनाए रखने के लिए। अगला है, किस पहलू को न्यूनतम करने के लिए आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड किया जाता है? वो होगा एडी करंट हानि। राइट आंसर बी नंबर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न दिया गया 25 का, कम्यूटेटर धारकों के बीच किस इंसुलेटिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर अभ्रक। दोस्तों अभ्रक क्या होता है? एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। जो कम्यूटेटर होते हैं, कम्यूटेटर सेगमेंटों के बीच अभ्रक का ही उपयोग किया जाता है, ये अचालक होते हैं। ठीक, तो दोस्तों ये 25 क्वेश्चन थे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।